गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेहता पीजी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अपन यूनिट नंबर फर्स्ट में अपना चैप्टर फर्स्ट चल रहा था, उसमें आज अपन एक नए टॉपिक की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। ये टॉपिक है अपना, अपन ने इससे जो पहले वाली क्लास हुई उसमें देखा था कि गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम क्यों यूज में लेते हैं, किसको इस पर किसी भी फंक्शन को या किसी भी वेक्टर पर गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम को किससे किसमें इंटीग्रेशन या परिवर्तित किया जाता है, तो वो सारी चीज़ें अपन ने किस में देखी थी, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम में देखी थी। आज अपन को देखना है कि स्टोक कर्ल थ्योरम क्या होती है, स्टोक कर्ल थ्योरम से रिलेटेड क्या क्या कंसेप्ट है, वो सारी चीज़ें अपन को यहाँ पे देखनी है। तो बात करते हैं अपन किसकी, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपने पास क्या, स्टोक कर्ल थ्योरम। तो ये अपना क्या रहेगा, अपने पास टॉपिक रहेगा। अब अपन ने देखा था पहले में, इससे जस्ट पीछे वाली क्लास में जो देखा था उसकी बात करते हैं। इससे पीछे अपन ने क्या देखा था कि गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, क्या देखा था अपन ने पास, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम। और इस थ्योरम से अपन ने क्या देखा था, इस थ्योरम से देखा था कि इसमें भी कुछ इंटीग्रल होता है, एक इंटीग्रल दूसरे इंटीग्रल में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। कैसे, यदि मैंने लिया था कि यहाँ पे यदि कोई इंटीग्रल है a डॉट डी ए वेक्टर, क्या है अपने पास, ये क्या था अपने पास, कोई पृष्ठीय समाकलन था s, यानी क्या था, सरफेस इंटीग्रल था। वो किस में कन्वर्ट होता है, वॉल्यूम में कन्वर्ट होता है। यानी अपने पास जो भी वॉल्यूम इंटीग्रल आएगा इसको मैं क्या लूँगा, इसका मैं डाइवर्जेंस ले लूँगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, dv हो जाएगा। यानी मैं लिख सकता था कि यहाँ पे जो पृष्ठीय समाकलन था, क्या था आपके पास, पृष्ठीय समाकलन या जो सरफेस इंटीग्रल था, सरफेस इंटीग्रल को मैं किस में कन्वर्ट कर रहा था, यहाँ पे इसका यदि मैं डाइवर्जेंस लेके वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर रहा था, तो मैं लिख सकता हूँ कि ये किस में कन्वर्ट कर रहा था, अपना आयतन समाकलन में, या फिर मैं किस में ले रहा हूँ यहाँ पे, वॉल्यूम में। तो इस टाइप से ये कन्वर्जन हो रहा था किससे, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम के बेस पे। आज अपन को पढ़ना है स्टोक कर्ल थ्योरम की। स्टोक कर्ल थ्योरम क्या कहती है उसकी बात करते हैं। तो स्टोक कर्ल थ्योरम ये कहती है, फर्स्ट तो अपना जो टॉपिक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा अपने पास, स्टोक कर्ल थ्योरम। हिंदी में भी इसे यही बोलते हैं। तो ये टॉपिक क्या कहता है और किसमें इसमें क्या क्या चेंज होता है वो अपन को देखना है। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, स्टोक कर्ल थ्योरम। हिंदी में भी इसको क्या बोलते हैं, स्टोक कर्ल थ्योरम ही बोलते हैं, स्टोक कर्ल प्रमेय। ये इंग्लिश टर्म याद रखो, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अब स्टोक कर्ल प्रमेय क्या बोलती है, इसको अपन को देखना है। जैसे मैंने बताया था कि गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम में वो क्या कहती है कि यहाँ पे अपने पास जो भी समाकलन होता है, जो इंटीग्रल होता है, जो सरफेस इंटीग्रल है, वो किस में कन्वर्ट होता है, अपने पास वॉल्यूम में कन्वर्ट होता है। आज अपन जो देखने जा रहे हैं कि मेरे पास जो अपने पास, यदि मान लिया कि मेरे पास कोई इंटीग्रल है ए डॉट का डी एल, क्या है अपने पास, ए डॉट का डी एल, और यहाँ पे क्या है, कोई लाइन इंटीग्रल है, यानी ये क्या मेरे पास एक तरीके से रेखीय समाकलन है। क्या है अपने पास, रेखीय समाकलन, यानी कह सकता हूँ कि एक तरीके से क्या ये अपना लाइन इंटीग्रल है। क्या है, लाइन इंटीग्रल। जब लाइन इंटीग्रल है इसको मैं किस में कन्वर्ट करता हूँ, सरफेस में। तो जब भी ये सरफेस में कन्वर्ट होगा तो किस थ्योरम के बेस पे होगा, स्टोक कर्ल थ्योरम के बेस पे। तो ये थ्योरम क्या कहती है कि मेरे पास जो भी रेखीय समाकलन है उसको मैं कन्वर्ट किस में कर सकता हूँ, पृष्ठीय समाकलन में। किस में कर सकता हूँ, पृष्ठीय समाकलन में। तो मैं कह सकता हूँ कि जो पृष्ठीय समाकलन से रेखीय समाकलन या रेखीय समाकलन से पृष्ठीय समाकलन में इसको परिवर्तित किया जाता है, ये क्या हो जाएगा अपने पास, सरफेस इंटीग्रल। क्या हो जाएगा अपने पास, सरफेस इंटीग्रल। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे ए डी एल है, वो किसके इक्वल आएगा, वो आएगा आपके पास क्या, जो भी फंक्शन है या जो भी वेक्टर फील्ड है। तो ये क्या था अपने पास, कोई वेक्टर फील्ड था। इस वेक्टर फील्ड का मुझे क्या लेना है, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम में अपन लेते थे उसका डाइवर्जेंस, यहाँ पर मुझे क्या लेना है, उसका कर्ल लेना है। कर्ल लेना है यानी ये क्या हो जाएगा अपने पास, डेल क्रॉस का ए, और साथ में क्या हो जाएगा अपने पास, लाइन इंटीग्रल की जगह क्या आ जाएगा, डी ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक तरीके से सरफेस इंटीग्रल। तो जब ये वाला कन्वर्जन होता है तो ये कौन सी थ्योरम के बेस पे होता है, इसमें देख लो कौन सा फंक्शन काम में लिया जा रहा है, कर्ल। डेल क्रॉस ए क्या होता है, कर्ल होता है। यानी किसी भी वेक्टर का या किसी भी सदिश क्षेत्र का कर्ल निकालते हैं तो ये इसमें क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो कोई भी यदि आपके पास ऐसा फंक्शन आ जाए जिसमें कोई ए वेक्टर डॉट डी एल हो और वहाँ पे क्या दे रखा हो, लाइन इंटीग्रल दे रखा हो, रेखीय समाकलन दे रखा हो, तो मैं लिख सकता हूँ कि इसको रेखीय समाकलन से पृष्ठीय समाकलन में क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। या फिर मैं लिख सकता हूँ किसी सदिश क्षेत्र को, क्या लिख सकते हैं अपन, फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि किसी सदिश क्षेत्र को रेखीय समाकलन से
रेखीय समाकलन से पृष्ठीय समाकलन में परिवर्तित किया जाता है। किस थ्योरम के द्वारा? स्टोक-कर्ल थ्योरम के द्वारा पृष्ठीय समाकलन में परिवर्तित किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सेकंड पॉइंट यदि इसका स्टेटमेंट लिखते हैं तो इस प्रमेय के अनुसार क्या होगा? इस प्रमेय के अनुसार जो स्टेटमेंट जो अपन ने ऊपर फॉर्मूला लिखा उसके अकॉर्डिंग अपन स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि इस प्रमेय के अनुसार किसी सदिश क्षेत्र के लिए जो उसका रेखीय समाकलन होता है, किसी सदिश क्षेत्र के लिए किसी सदिश क्षेत्र का रेखीय समाकलन लाइन इंटीग्रल किस में कन्वर्ट होता है? उसी सदिश क्षेत्र के कर्ल के रेखीय समाकलन उसी सदिश क्षेत्र के कर्ल के पृष्ठीय समाकलन के बराबर तुल्य होता है। यही इसका स्टेटमेंट बनेगा। पृष्ठीय समाकलन के क्या होता है? तुल्य होता है या इक्वल होता है। तो ये क्या हो जाएगा? अपना स्टेटमेंट हो जाएगा। तो जो स्टोक-कर्ल थ्योरम का स्टेटमेंट है वो यही कहता है। यदि मैं इसका फॉर्मूला भी लिखता हूँ तो इसका फॉर्मूला वही बनेगा जो अभी अपन ने ऊपर ने लिखा है। क्या लिखा था अपन ने कि मेरे पास कोई भी लाइन इंटीग्रल है, क्या है अपने पास ए डॉट का dl है। लाइन इंटीग्रल को हमेशा अपन सी से लिखते हैं। किस में कन्वर्ट हो रहा है? उसी सदिश वेक्टर, जो भी वेक्टर लिया अपन ने ए लिया है तो ए का मुझे यहाँ पे क्या लेना है? डेल क्रॉस ए लेना है। और ये क्या हो जाएगा अपने पास? सरफेस इंटीग्रल। और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास? डी वेक्टर। तो अपने पास इसी के अकॉर्डिंग मैंने क्या बनाया है? इसका स्टेटमेंट बनाया है। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा? देखो इस प्रमेय के अनुसार किसी सदिश क्षेत्र के आपका ए वेक्टर है, उसी सदिश क्षेत्र का रेखीय समाकलन है। तो उसी सदिश क्षेत्र का क्या हो जाएगा अपने पास? ये रेखीय समाकलन हो जाएगा ये वाला। तो उसी सदिश क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन है उसी सदिश क्षेत्र के कर्ल के, उसी सदिश क्षेत्र का कर्ल यानी ए का कर्ल लेना है। तो ये मैंने क्या ले लिया? ए का कर्ल ले लिया। उसी सदिश क्षेत्र के कर्ल के पृष्ठीय समाकलन के बराबर होता है। तो ये आपका क्या शो कर रहा है? यहाँ पे पृष्ठीय समाकलन शो कर रहा है। तो ये क्या बन जाएगा? एक स्टोक-कर्ल थ्योरम का स्टेटमेंट बन जाएगा। अब अपन बात करते हैं इसके प्रूफ की कि इसको प्रूफ कैसे किया जा सकता है, वो चीज़ अपन को देखनी है। तो देखो इसको प्रूफ कैसे करें। तो यदि मैं लेता हूँ इसको प्रूफ करते हैं कि प्रूफ कैसे किया जाता है। यदि मैं इस चीज़ को प्रूफ करूँ ठीक है, प्रूफ करने में मुझे पता है कि किसी भी सदिश क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होता है, किसी सदिश क्षेत्र के लिए या किसी वेक्टर फील्ड के लिए लाइन इंटीग्रल, किसी सदिश क्षेत्र के लिए रेखीय समाकलन, सभी को पता है कि किसी सदिश क्षेत्र का रेखीय समाकलन लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा ए डॉट का डी एल और यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। ठीक है, अब यदि मैं कहता हूँ कि किसी भी सदिश क्षेत्र के लिए कोई लाइन इंटीग्रल काम में ले रहे हैं तो ये लाइन इंटीग्रल किसके इक्वल हो सकता है? तो ये लाइन इंटीग्रल हो सकता है समेसन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n ए वेक्टर और साथ में क्या आ जाएगा अपने पास? एक तरीके से डी एल वेक्टर। इक्वेशन नंबर दे सकता हूँ फर्स्ट। क्या ये सही है? क्या मैं कह सकता हूँ कि किसी भी एक बंद पथ के लिए या किसी भी पथ के लिए जो लाइन इंटीग्रल होता है या जो रेखीय समाकलन होता है वो उसके समेसन के क्या होता है? इक्वल होता है। कर सकता हूँ, यानी इसमें बहुत सारे मैं वैल्यू ले लूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए आई हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी एल आई हो जाएगा। यदि A1 DL1 A2 DL2 इस टाइप से अपन लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? ए आई और डी आई हो जाएगा। अब मुझे पता है कि जैसे कर्ल ए की परिभाषा, यदि मैं कर्ल ए की डेफिनेशन की बात करता हूँ, सेकंड लेता हूँ कि यदि मैं कर्ल ए वेक्टर की डेफिनेशन से बात करता हूँ तो मुझे पता है कि कर्ल वेक्टर क्या आएगा? तो ये आ जाएगा अपने पास कर्ल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास? लाइन इंटीग्रल क्या हो जाएगा अपने पास? ए आई डॉट डी एल आई और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास? जब ए आई या ए डी एल अपॉन में क्या आता है? डी ए आता है। अपॉन में क्या आता है? डी ए आता है। यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। कैसे? इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। क्या हो जाएगा अपने पास? कर्ल ए वेक्टर
साथ में क्या आ जाएगा अपने पास डी ए आ जाएगा, तो ये डी ए ले लिया मैंने, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास ए डॉट का डी एल वेक्टर, आई के लिए आई भी लगा सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा डेल क्रॉस का ए वेक्टर, यहाँ पे एक बार आई मत लगाना, संपूर्ण पृष्ठ के लिए लेंगे तब आई लगा देंगे, तो डेल क्रॉस ए साथ में क्या आ जाएगा डी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास ए डॉट का डी एल वेक्टर, किसके इक्वल हो जाएगा लाइन इंटीग्रल के। यदि मैं संपूर्ण पृष्ठ के लिए बात करता हूँ, इसी के लिए मैं क्या करता हूँ, यदि संपूर्ण पृष्ठ के लिए बात करता हूँ तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या आएगा, कंप्लीट सिस्टम के लिए बात करते हैं, कंप्लीट सरफेस के लिए बात करते हैं, तो मुझे पता है कि जहाँ भी कंप्लीट सरफेस आता है तो वहाँ पर क्या लग जाता है आपका सिग्मा लग जाता है, डेल क्रॉस का क्या हो जाता है ए हो जाता है, साथ में क्या आ जाता है अपने पास डी ए, और डी ए भी किस में आएगा वेक्टर की फॉर्म में आएगा, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 से लेकर एन, यहाँ भी अपने पास क्या हो जाएगा समेसन आ जाएगा, जो अपने पास ए डी एल है वहाँ भी क्या आ जाएगा अपने पास समेसन आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि संपूर्ण पृष्ठ की यदि मैं बात करता हूँ तो ये एक तरीके से किसके इक्वल होगा ए डॉट का डी एल, यही होगा, ये क्या हो जाएगा अपने पास इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे पता है कि इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और यदि मैं सेकंड की बात करता हूँ तो देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को आप कंपेयर करके देखो, यदि मैं फर्स्ट और सेकंड की बात करता हूँ ये क्या है इंटीग्रल ए डी एल सी वेक्टर किसके इक्वल है समेसन ए आई डॉट डी एल आई के इक्वल है। क्या मैं इसको समीकरण इक्वेशन 1 और 2 से लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ बताओ। यदि मैं इसको देखूँ कि ये शायद कलर आपको नहीं दिख रहा होगा, ये हो जाएगा अपने पास, यदि मैं इक्वेशन समीकरण 1 और 2 से बात करता हूँ तो मुझे पता है कि ये वाली टर्म और क्या आपके पास ये वाली टर्म दोनों इक्वल है, तो ये वाली टर्म है वो किसके इक्वल हो जाएगी इसके इक्वल हो जाएगी। तो इसमें मैं लिख सकता हूँ समेसन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर एन, ये क्या हो जाएगा डेल क्रॉस ए वेक्टर, साथ में क्या हो जाएगा अपने पास डी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास समेसन क्या हो जाएगा अपने पास आई इज इक्वल टू 1 से लेकर एन, यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास ए डॉट का डी एल वेक्टर, यही हो जाएगा अपने पास। अब मुझे पता है कि यहाँ से आई की वैल्यू क्या डिफाइन हो रही है अपने पास डेल क्रॉस ए और डी ए डिफाइन हो रहा है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, यहाँ से यदि मैं कहता हूँ कि ये वाली टर्म बन रही है आपकी क्या समेसन डेल क्रॉस ए और एक बन रहा है अपने पास ए इंटीग्रेशन ए डी एल। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ए डी एल आना चाहिए था, यहाँ पे यदि मैं कहता हूँ कि ये वाली जो टर्म है, एक बार देखना दोनों टर्म को, देखो ये वाली इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी जो ए डी एल इज इक्वल टू मैंने लिया था समेसन ए डी एल आई लिया था, ठीक है। उसके बाद मैं देखता हूँ यदि कर्ल ए की डेफिनेशन, तो कर्ल ए की डेफिनेशन मेरे पास ये कहती है कि जो सरफेस लाइन इंटीग्रल होता है वो क्या होता है अपॉन में डी ए आता है, तो यहाँ से कर्ल हो जाएगा तो डेल क्रॉस ए डी ए इधर आ जाएगा, तो ये वाली टर्म बनेगी। यहाँ संपूर्ण पृष्ठ के लिए लेता हूँ तो क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ समेसन लग जाएगा, तो जो संपूर्ण पृष्ठ है वहाँ पर क्या लग जाएगा अपना समेसन लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास इंटीग्रल ए डी एल। यहाँ पे हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट 1 और 2 से यदि मैं मिलाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा अपने पास ये वाला टर्म और ये वाली टर्म क्या अपने पास इक्वल है, तो यदि ये इक्वल है तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाली जो टर्म है वो किसके इक्वल होनी चाहिए इसके इक्वल होनी चाहिए। अब मुझे पता है कि समेसन को मुझे इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए फंक्शन क्या आता है कि यदि मैं डी ए को क्या ले लूँ, यदि मैं संपूर्ण पृष्ठ के लिए बात करता हूँ तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि संपूर्ण पृष्ठ के लिए ये क्या था अपने पास ए डी एल था, तो यहाँ पे यदि मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी कर सकता हूँ कि ये मेरे पास, अगर मैं ये कंपेयर नहीं करता हूँ तो भी यहाँ पे काम चल जाएगा आपका। देखो यहाँ पे एक बार देखना इस टर्म को, यदि मैं यहाँ पे कंपेयर नहीं करता तो भी आपका रिजल्ट तो आ ही जाएगा। कैसे आएगा, वो ऐसे आएगा, यहाँ पे क्या है आई इज इक्वल टू 1 से लेकर एन है, यहाँ पे क्या है इंटीग्रल ए डी एल है। अब यदि मेरे पास ये वाली टर्म तो मुझे वैसे ही चाहिए क्योंकि लाइन इंटीग्रल किसके इक्वल होता है यहाँ पे ए डी एल किसी भी कर्ल के इक्वल होगा, ये मुझे पता है कौन सा है लाइन इंटीग्रल है, किसके इक्वल होना चाहिए ये होना चाहिए आपके पास इंटीग्रल किसके इक्वल होगा यहाँ पे एक तरीके से इंटीग्रल डेल क्रॉस का ए और साथ में क्या हो जाएगा यहाँ पे डी ए वेक्टर, ठीक है। तो ये वाली थ्योरम अपनी यहीं पे प्रूफ हो जाएगी। और ये समेसन से ये क्या था आपके पास जो भी समेसन था, समेसन से इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं तो कब करते हैं यदि डी ए का मान क्या हो जाए, यदि डी ए रेज टू 0 हो तो फलन क्या होगा सतत होगा, यदि डी ए रेज टू 0 हो तो जो भी वेक्टर होगा वो क्या होगा समाकलन सतत होगा। क्या होगा इस कंडीशन में लगा सकता हूँ कि यदि डी ए आपका 0 है तो समाकलन कंटिन्यूस होगा यानी सतत होगा, समाकलन सतत होगा। अतः सिग्मा को समाकलन में परिवर्तित किया जा सकता है।
समाकलन में परिवर्तित किया जा सकता है। क्लियर? तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से अपना जो रिजल्ट है वो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट दे रहा है यहाँ पे स्टोक-कर्ल थ्योरम का, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगी? प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो थी अपने पास स्टोक-कर्ल थ्योरम। अब इसमें अपन को एक नोट और लिखना है कि मेरे पास जो गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय होती है वो कहाँ यूज़ ली जाती है और जो स्टोक-कर्ल प्रमेय है वो कहाँ यूज़ ली जाती है। तो इसका एक मैं नोट लिखता हूँ, इंपॉर्टेंट नोट है जो आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में काम भी आने वाला है। क्या है आपके पास? नोट। और नोट भी इंपॉर्टेंट नोट है। वो नोट क्या कह रहा है? ये नोट कहता है कि मेरे पास जो गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम है, क्या है अपने पास? गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम और एक है आपके पास कौन सी? स्टोक-कर्ल थ्योरम। एक कौन सी आपकी? स्टोक-कर्ल प्रमेय। दोनों में होता क्या है? सबसे पहले तो गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम में वो हमेशा बंद पृष्ठ के लिए यूज होती है। किसके लिए यूज होती है? बंद पृष्ठ के लिए यूज होती है। और जो स्टोक-कर्ल थ्योरम है वो क्या है अपने पास? खुले पृष्ठ के लिए यूज होती है, यानी ओपन सरफेस के लिए। ये है आपके पास क्लोज सरफेस के लिए। ये क्या हो जाएगा? क्लोज सरफेस। और ये क्या हो जाएगा अपने पास? ओपन सरफेस। दोनों में रिलेशन क्या कहता है? ये कहता है कि जो गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय है वो किससे किस में कन्वर्ट करता है? वो करता है आपके पास क्या? जो भी आपके पास सरफेस एरिया है, सरफेस को किस में कन्वर्ट करता है? एक तरीके से वॉल्यूम में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? सरफेस से वॉल्यूम में कन्वर्ट करता है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ये क्या करता है? पृष्ठीय समाकलन को, इसको मैं लिख सकता हूँ एक पॉइंट वाइज, पृष्ठीय समाकलन को किस में कन्वर्ट करता है? आयतन समाकलन में कन्वर्ट करता है। और ये क्या करेगा अपने पास? आयतन समाकलन को, ये क्या करेगा अपने पास? पृष्ठीय समाकलन को आयतन समाकलन में। और ये क्या करेगा? मैं जो अपने पास स्टोक-कर्ल प्रमेय है वो क्या है? रेखीय समाकलन को किस में करेगा? पृष्ठीय समाकलन में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ये पॉइंट आप इसमें चाहो तो आप इसका डिफरेंस बना के भी लिख सकते हो। ये बंद पृष्ठ के लिए यूज होता है, ये खुले पृष्ठ के लिए यूज होता है। ये पृष्ठीय से आयतन में परिवर्तित करता है और ये रेखीय से पृष्ठीय में परिवर्तित करता है। फिर इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला अपन यहाँ लिख सकते हैं कि ये पृष्ठीय समाकलन है, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा? किसी भी बंद पृष्ठ के लिए ए डॉट का क्या आ जाएगा आपके पास? डी ए। यदि ये आयतन में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे इसका क्या लेना है? डाइवर्जेंस लेना है, इसीलिए इसको डाइवर्जेंस थ्योरम बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा अपने पास? जब डाइवर्जेंस लेंगे तो ये क्या बन जाएगा अपने पास? डी वी। और यहाँ पे क्या बन जाएगा अपने पास? वॉल्यूम इंटीग्रल। ये बन जाएगा आपके पास सरफेस इंटीग्रल। इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो ये आएगा। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या आएगा? इसका आएगा मेरे पास ये वाला, इसका जो आएगा वो मेरे पास क्या आएगा? यह आ जाएगा अपने पास ए डॉट डी एल। ए डॉट डी एल रेखीय समाकलन है, किससे किस में परिवर्तित हो रहा है? पृष्ठीय समाकलन में। तो मैं इसका क्या निकालूंगा? कर्ल निकालूंगा। तो ये क्या आ जाएगा? कर्ल साथ में डी ए। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? एक तरीके से मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो अपने पास एक तो पृष्ठीय को आयतन समाकलन में कन्वर्ट करने वाली थ्योरम है वो है गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम, और जो स्टोक-कर्ल थ्योरम है वो है रेखीय से पृष्ठीय। कई बार इसको एक दूसरे से ऑपोजिट भी कर सकते हैं। यदि मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि कई बार ऐसा भी कह सकता है कि आयतन समाकलन को पृष्ठीय में भी परिवर्तित कर सकता है, पृष्ठीय समाकलन को रेखीय में भी परिवर्तित कर सकता है। तो ये एक तरीके से जो भी अपनी दो क्लास थी, एक तो गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम की, गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम के साथ अपन ने गाउस नियम इनवर्स लॉ से व्युत्पन्न किया था वो वाला। एक यहाँ पे आ रही स्टोक-कर्ल प्रमेय। तो गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक-कर्ल प्रमेय में ये आपको नोट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट नोट है और वो आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो जो भी अपन ने इस स्लाइड में जो भी आपके पास लिखा है वो इंपॉर्टेंट है और वो आपको ध्यान में रखना है और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट इसमें क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाती है कि ये थ्योरम थी कर्ल से उसमें करता है या उसमें करता है। तो कन्फ्यूजन में कई बार वो चीज़ें गलत हो जाती है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, यदि कन्फ्यूजन में गलत होती है तो उसको आप क्या कर सकते हो? कंपेयर करके लास्ट में उसका रिजल्ट लिख सकते हो। तो जो मैंने रिजल्ट कंपेयर करके लिखा है उस तरीके से आपको लिखना है। तो इससे आपको इजीली याद हो जाएगा। मुझे पता लग गया कि पृष्ठीय है वो आयतन में बदलेगा, जो रेखीय है वो पृष्ठीय समाकलन में बदलेगा। यहाँ पे गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम है, यानी जो भी वेक्टर है वो यहाँ पर उसका क्या लेना है? डाइवर्जेंस लेना है। जो भी वेक्टर है उसका यहाँ पर क्या लेना है? कर्ल लेना है। तो इतनी चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। क्लियर? तो यदि एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, और यदि नोट करना चाहो तो भी नोट कर सकते हो। क्लियर है? फिर मैं बढ़ता हूँ एक नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है अपना क्या? कंसेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना? कंसेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल, यानी घन कोण की अवधारणा।
घन कोण की अवधारणा। वैसे तो ये वाला जो टॉपिक है छोटा सा इंट्रोडक्शन के बेस पे दे रखा है कि घन कोण की अवधारणा क्या होती है। सबसे पहले तो ये सॉलिड एंगल होता क्या है। अपन ने एक सॉलिड एंगल जो गाउस लॉ का इन्वर्स लॉ से अपन ने व्युत्पन्न किया था, तो वहाँ पे अपन ने देखा था कि जो घन कोण होता है वो 4 पाई होता है, किसके लिए, गोलाकार पृष्ठ के लिए। यदि मैं ले लेता हूँ कि सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये घन कोण होता क्या है, तो घन कोण समझने के लिए मुझे क्या लेना होगा, कोई भी बंद पृष्ठ। तो मैं लिख सकता हूँ कि यदि आपके पास कोई बंद पृष्ठ है, क्या है आपके पास कोई बंद पृष्ठ है, उस बंद पृष्ठ को मैं किसी एक बिंदु से देखता हूँ। क्या करता हूँ, मान लो कि आपके पास कोई बहुत ही दूर क्या है, आपके पास कोई सरफेस एरिया है या कोई क्लोज सरफेस है, उस सरफेस एरिया को यदि मैं प्रॉपर कोई पॉइंट से देखता हूँ। अब मैंने मान लिया कि जो मेरी आंखें हैं, क्या है आपके पास, मेरी ये वाली आँख है, मान लो कि मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ठीक है, एक रफली डायग्राम बना रहा हूँ। ये मेरी क्या है आपके पास आई है, यहाँ से मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ। अब जो मेरी आंखें हैं वो एक चीज़ को देख रही है, यानी वो चीज़ क्या है, बहुत ही बड़ी है। मान लो कि एरोप्लेन उड़ रहा है, वो उसको देख रहा हूँ मैं। तो मान लो कि ये अपने पास कोई एरोप्लेन है, इसका फर्स्ट पॉइंट ये है और लास्ट पॉइंट ये है, यानी मेरे पास ये कोई सरफेस क्या था, यहाँ पे एरिया था। मेरी आंखें हैं वो यहाँ से भी देख रही है जो r दूरी पर है, और यहाँ से भी देख रही है वो r दूरी पर है। यानी इसके जो ये सरफेस एरिया था, ये क्या था आपके पास, जो भी ये पृष्ठ था, इस पृष्ठ के द्वारा किसी बिंदु पर जो बनाया गया कोण होता है, यानी इस पृष्ठ के द्वारा मान लो कि ये वाली दूरी कितनी है, r है। यदि ये r दूरी पर यदि मैं इस पॉइंट से देखता हूँ, तो ये इसके बीच में जो बनने वाला एंगल होगा वो क्या होगा, अपना घन कोण होगा। वो क्या होगा, अपना घन कोण। अब इसको डिफाइन कैसे करें, तो मैं लिख सकता हूँ कि किसी भी बंद पृष्ठ के द्वारा, या फिर मैं कह सकता हूँ कि इस पृष्ठ के द्वारा जो इसके अंदर का ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है वो पूरा का पूरा किसको शो करेगा, घन कोण को शो करेगा। यानी मैं लिख सकता हूँ कि किसी भी पथ के द्वारा या किसी भी पृष्ठ के द्वारा किसी बिंदु पर बनाया गया कोण ही क्या कहलाता है, घन कोण कहलाता है। तो इसकी यदि मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो डेफिनेशन अपन क्या लिख सकते हैं, कंसेप्ट एक एक अपन को देखने हैं। वैसे तो अपन ने सारे कंसेप्ट अलग अच्छे अच्छे कंसेप्ट है जो सारे इसमें कवर किए हैं। तो इसकी डेफिनेशन अपन क्या लिख सकते हैं, डेफिनेशन ये लिख सकते हैं कि अपने पास किसी भी पृष्ठ के द्वारा, ये अपने पास क्या था, कोई भी पृष्ठ था, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे किसी पृष्ठ के द्वारा, किसी पृष्ठ के द्वारा किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर बनाया गया कोण, किसी पृष्ठ के द्वारा किसी बिंदु पर बनाया गया कोण क्या कहलाता है, आपका घन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, घन कोण कहलाता है या सॉलिड एंगल कहलाता है। क्यों यूज लेते हैं इसको, यूज क्यों लिया जाता है, तो मैं कह सकता हूं कि यदि मेरे पास कोई भी दूर की वस्तु है, दूर की वस्तु को मैं किसी एक प्रॉपर डिस्टेंस से या एक छोटे से पॉइंट से देख रहा हूं, तो वो उसको जो दूर की वस्तु है वो कैसे दिखाई देगी, या उसके बेस पे जो बनने वाला एंगल है वो क्या होगा, अपने पास एक तरीके से सॉलिड एंगल होगा। तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूं कि यहाँ पे क्या दूर की वस्तु उस बिंदु पर कैसी दिखाई देती है, उसका पता किससे लगाते हैं। यदि दूर की वस्तु, दूर की वस्तु कैसी दिखाई देगी, कैसी दिखाई देगी, उसका पता घन कोण के द्वारा लगाया जा सकता है। उसका पता घन कोण के द्वारा लगाया जा सकता है। ठीक है, अब ये कैसे पता लगेगा कि घन कोण के द्वारा कैसे पता लगाया जा सकता है। अब जैसे मैंने मान लिया कि कोई बहुत ही दूर क्या था, कोई बंद गोलाकार पृष्ठ था, क्या था मुझे पता नहीं है कि गोलाकार पृष्ठ है, बट मैंने एक इमेजिंग किया कि बहुत ही दूर अनंत दूरी पर मेरे पास क्या है, कोई गोलाकार पृष्ठ है। उस पृष्ठ से जो एक पॉइंट है वहाँ पर अपना क्या बन रहा है, कोई सॉलिड एंगल बन रहा है, वो अपन ना क्या मान लिया, डी ओमेगा बन रहा है। और मैंने मान लिया कि जो गोलाकार पृष्ठ है उसका सॉलिड एंगल कितना होता है, 4 पाई होता है। तो मैंने सॉलिड एंगल को मेजर किया, क्या किया मैंने, सॉलिड एंगल को मेजर किया। मुझे ये पता नहीं है कि दूर कौन सी वस्तु पड़ी है, बट मैंने क्या किया, जो भी एंगल था उसको मेजर किया, उसकी प्रॉपर डिस्टेंस ली, डिस्टेंस के साथ मैंने उसको मेजर किया, तो मुझे पता लगा कि जो दूर की वस्तु है वो कैसी है, गोलाकार है। या फिर मैं कह सकता हूँ दूर की वस्तु है वो कैसी है, घन के आकार की है, घनाभ के आकार की है। तो सारों का सॉलिड एंगल क्या होता है, अलग अलग आता है। तो इसमें इसकी यदि मैं इकाई की बात करें या यूनिट की बात करें, तो इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है। अब आपको पता होगा ये क्या है, कोई ना कोई एंगल है। एंगल की जो यूनिट होती है, वैसे तो आप किस में लिखते हो, उसको डिग्री में लिखते हो, डिग्री के बाद रेडियन में भी लिखते हो, रेडियन के बाद स्टे रेडियन में भी लिखते हो। तो जो अपने पास ये वाली जो इसकी जो डी ओमेगा होता है, घन कोण को
घन कोण को डी ओमेगा द्वारा व्यक्त किया जाता है, डी ओमेगा द्वारा व्यक्त किया जाता है। फिर मैं लिख सकता हूं कि इसकी जो यूनिट है वो क्या है, घन कोण की इकाई या यूनिट स्टेरेडियन है। क्या है आपके पास, एक तो रेडियन होता है, एक क्या होता है स्टेरेडियन। ये क्या स्टेरेडियन होती है, स्टेरेडियन होती है, जिसको मैं किससे लिखता हूँ, एसआर से लिखता हूँ, ठीक है। फिर मैं लिख सकता हूँ कि ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपके सामने लिखे हैं कि आपके पास इसकी यूनिट क्या होती है, घन कोण किसे कहते हैं, क्यों इसका कंसेप्ट यूज लिया जाता है। अब मैं देखता हूँ कि ये घन कोण का एक प्रॉपर डायग्राम बनाते हैं और उस डायग्राम के बेस पे समझते हैं कि घन कोण के जो मैथमेटिकल टर्म आती है वो क्या आती है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया क्या कि कोई प्रॉपर एक बंद सरफेस लेना है मुझे। यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, कोई बंद सरफेस ले लिया, ठीक है। ये वाला क्या ले लिया मैंने, कोई बंद सरफेस ले लिया, जैसे ये वाला ले लिया, ठीक है। अब मुझे लेना है कि इससे आर दूरी पर, इससे आर दूरी पर कोई पॉइंट लेना है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि इससे आर दूरी पर आपका ये वाला पॉइंट है, कौन सा है, इससे मैंने आर दूरी पर क्या मान लिया, ये वाला पॉइंट मान लिया। ये वाला क्या मान लिया मैंने, पॉइंट मान लिया, जो पॉइंट क्या है अपने पास, ओ है। अब यदि मैं इस पॉइंट से इस पृष्ठ को देखता हूँ तो दोनों साइड इसकी जो टेंजेंट बनाने, टेंजेंट का मतलब इस सरफेस को या जो भी अपने पास सरफेस लिया है उस पर टेंजेंट इस पॉइंट से बनाए, तो वो कैसे बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। ये वाला कैसे बनेगा, इस टाइप से बनेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि इसी पृष्ठ के द्वारा या जो भी सरफेस था उसी सरफेस के द्वारा किसी बिंदु पर बनाया गया कोण क्या होता है, घन कोण होता है। तो सरफेस के जो बाह्य बिंदु है या जो इसके टेंजेंट है, टेंजेंट आकर क्या करेंगे, एक पॉइंट पर मिलेंगे। जब एक पॉइंट पर मिलते हैं तो इसके बीच में बनने वाला एंगल है वो क्या हो जाएगा, आपका डी ओमेगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ओमेगा। क्लियर। अब मैं लिख सकता हूँ कि यदि मैं सरफेस है तो इसका जो एरिया वेक्टर लूँ तो ये क्या हो जाएगा, आपका एन कैप हो जाएगा, और इसका जो एरिया वेक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी एस वेक्टर हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि इसके बीच में बनने वाला एंगल होगा वो क्या होगा, आपका कोई थीटा होगा। क्या होगा, थीटा होगा। तो इस टाइप से मैं लिख सकता हूँ। अब मुझे पता है कि क्या ये घन कोण होती है, इसकी कोई विमा भी होती है क्या, तो नहीं। ये क्या है आपके पास, जो घन कोण है वो विमाहीन राशि है। क्या है आपके पास, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि जो घन कोण होता है विमाहीन राशि है। घन कोण क्या आपके पास, विमाहीन राशि है। तो क्लियर, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे घन कोण है वो क्या है अपने पास, एक यूनिट लेस या डायमेंशन लेस राशि है। यूनिट लेस नहीं, क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। अब मैं कह सकता हूँ कि किसी भी पृष्ठ के द्वारा बनाया गया कोण, इसकी जो यदि मुझे मैथमेटिकल टर्म लिखनी है तो कैसे लिखूँ, क्या लिखनी है मुझे, मैथमेटिकल टर्म लिखनी है तो कैसे लिखूँ, तो इसका जो डी ओमेगा होगा, ये इसकी दूरी कितनी है मेरे पास, आर है। ये दूरी मैंने कितनी मान ली, आर है, ठीक है, ये आर है। तो मैं लिख सकता हूँ कि इसका जो मैथमेटिकल टर्म आएगी वो क्या आएगी, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी एस कॉस थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा अपने पास, आर स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डी ओमेगा डी एस कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगी अपने पास, सॉलिड एंगल की क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। अब ये वैल्यू कैसे होगी, यदि मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, डी ओमेगा इज इक्वल टू एन कैप आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास, एन कैप आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा, डॉट डी एस वैक्टर आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा अपने पास, आर स्क्वायर। क्या आ जाएगा अपने पास, आर स्क्वायर। कर सकता हूँ, यानी मैं यहाँ पे करता हूँ, देखो यहाँ पे जो एन कैप डी एस है, एन कैप डॉट डी एस है, इसकी मुझे वैल्यू पता है कि ये क्या आती है, एन कैप डी एस कॉस थीटा, और मुझे पता है कि एन कैप की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये क्या आ जाएगा, डी एस कॉस थीटा। तो ये इसकी वैल्यू क्या देगा, एन कैप डी एस इज इक्वल टू डी एस कॉस थीटा। तो मैं लिख सकता हूँ कि एन कैप डी एस किसके इक्वल होगा, डी एस कॉस थीटा के। तो डी एस बाय कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर होता है, वो किसकी वैल्यू होती है अपने पास, एक तरीके से सॉलिड एंगल की वैल्यू होती है। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, एक तरीके से सॉलिड एंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपने पास, एक सॉलिड एंगल हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि किसी भी बंद पृष्ठ के द्वारा या किसी पृष्ठ के द्वारा, किसी पृष्ठ के द्वारा किसी बिंदु पर बनाया गया कोण, किसी बिंदु पर बनाया गया कोण। अब देखो, यदि मैं संपूर्ण पृष्ठ के लिए लेता हूँ, क्या लेता हूँ मैं,